हेलो बच्चों, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर। ठीक है। लास्ट 3 क्लासेस में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ा था। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। ठीक है, ये जो चैप्टर चल रहा है बेटा, ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर चल रहा है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो आप जाके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट हम फर्टिलाइजेशन इवेंट को कैसे वो इवेंट होता है और कैसे वो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट होता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में ये जो एंड पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। ओके, सो बच्चों, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मैं थोड़ा सा प्रीव्यू आपको दे सकती हूँ कि लास्ट क्लासेस में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ा था। उसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और रिजल्ट इज द पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। एंड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट्स थे। कितने मेल गैमेट्स थे? 2 मेल गैमेट्स थे। ठीक है, द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल्स एंड द वेजिटेटिव सेल acting as gamete. It will degenerate in the process of fertilization. ठीक है, और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो फॉर्मेशन हुआ था बेटा, वो फीमेल गैमेटोफाइट था। एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स थे? 7 सेल्स थे। कितने न्यूक्लियस थे? 8 न्यूक्लियस थे। 7 सेल्स जो थे, 3 चलाजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल थे, माइक्रोपाइलर एंड में 3 एग अपार्टर सेल थे, और वो तीनों सेल में 2 सिनर्जिड्स थे, एक एग सेल था। ठीक है, एग सेल इज द ओनली सेल इन द एम्ब्रियो सैक जो फीमेल गैमेट था। समझ में आ रहा है? और बीच में और सेंटर में हम बोल सकते हैं 2 पोलर न्यूक्ली थे, जो सिर्फ न्यूक्लियस थे, और उनके चारों तरफ जो सबसे बड़ा वाला सेल था एम्ब्रियो सैक का, दैट इज अ सेंट्रल सेल। ये सब हम लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं, इन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन जो फॉर्मेशन हुआ था उसका कैसे ट्रांसफर हुआ, मतलब पॉलिनेशन कैसे हुआ। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद हमने पढ़ा था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, और फाइनली हमारा जो मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट दैट इज जेनेटिव सेल, वो जाके कहाँ पे पहुंच गए थे? वो पहुंच गए थे आपका एग के पास और एम्ब्रियो सैक के पास। ठीक है, अब मैं आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि क्या सिनारियो था उस कंडीशन में। उस कंडीशन में कुछ ऐसा सिनारियो था, देखो बेटा, द सिनारियो इज लाइक दिस कि यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है। दिस इज अ चालाजल एंड। क्या है? चालाजल एंड। ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड में धीरे धीरे डीजेनरेट होता हुआ आपका सिनर्जिड है, जिस सिनर्जिड से आपका एग ना पूरा न्यूट्रिएंट मतलब ले गया है। ठीक है, न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर लिया है। और जो एग है, ये है उसका न्यूक्लियस, ये उसका वैक्यूल। दूसरा वाला जो सिनर्जिड है, उस सिनर्जिड को मैं दिखाती हूँ। उस सिनर्जिड के अंदर क्या एंट्री किया था? our pollen tube entered, our pollen tube entered. ओके, सो पोलन ट्यूब एंट्री किया था उस सिनर्जिड के अंदर। देखो बेटा, ये पोलन ट्यूब है, और पोलन ट्यूब यहाँ पे रिलीज किया था। क्या रिलीज किया था पोलन ट्यूब? पोलन ट्यूब रिलीज्ड, पोलन ट्यूब रिलीज्ड, ये मैं रिमूव कर लेती हूँ। देखो, ये मेरा पोलन ट्यूब है, यहाँ पे पोलन ट्यूब रिलीज कर रहा है। वन ऑफ द सिनर्जिड के थ्रू एंट्री कर रहा है या 2 सिनर्जिड? वन ऑफ द सिनर्जिड। दिस इज वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू विच योर पोलन ट्यूब एंटर्ड, योर पोलन ट्यूब एंटर्ड। ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड है। कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड है। ये कौन सा एंड है? चालाजल एंड है। ठीक है, आपको यहाँ पे एंटीपोडल्स मिलेंगे, एंटीपोडल्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये 2 सिनर्जिड्स डीजेनरेट होते हुए। ठीक है, सिनर्जिड्स, और ये आपको मिलेगा एग, द ओनली फीमेल गैमेट। और पता है आपको, एक ओव्यूल में एक ही एग बनता है, लेकिन एक एंथर में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, और सेंटर में आपको 2 न्यूक्लियस मिलेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं पोलर न्यूक्ली। क्या बोल रहे हैं? पोलर न्यूक्ली। ओके, सो अब हमने लास्ट क्लास में ये जो पोलन ट्यूब है, दिस इज पोलन ट्यूब। ओके, सो दिस इज आवर पोलन ट्यूब, दिस इज आवर पोलन ट्यूब, पीटी। ओके, इसके अंदर क्या था बेटा? इसके अंदर वेजिटेटिव सेल था, इसके अंदर था आपका वेजिटेटिव सेल। देखो, ये मैं न्यूक्लियस दिखा रही हूँ आपको वेजिटेटिव सेल का। ये वैक्यूल है और न्यूट्रिएंट है। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द जेनेटिव सेल। ये एक जेनेटिव सेल है, ये दूसरा जेनेटिव सेल है। ठीक है, ये जो जेनेटिव सेल है, ये फास्ट मेल गैमेट है। दिस इज द फास्ट मेल गैमेट।
This is the fast male gamete. This is the second male gamete. This is the second male gamete. ठीक है, चलो क्यों फास्ट मेल गैमेट बोल रही हूँ, क्योंकि ये वाला गैमेट व्हेन इट एंटर्स थ्रू द सिनर्जिड, जब ये सिनर्जिड के थ्रू एंट्री कर रहा है, कौन, पोलन ट्यूब. नाउ द पोलन ट्यूब का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन क्या होता है, सॉफ्टेन होता है और डीजनरेट करता है. उसके अंदर जो दो जेनरेटिव सेल है, जो मेल गैमेट एक्ट करने वाले हैं फ्यूचर में जाके, वो अभी रिलीज होके एक मेल गैमेट कहाँ पे चला जाता है, एग के पास. दिस इज द एग, राइट. एक मेल गैमेट एंटर्स इनटू द एग सेल के अंदर एंट्री कर लेता है. और दूसरा जो मेल गैमेट है दैट एंटर्स इनटू द सेंट्रल सेल. ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये सेंट्रल सेल. समझ में आ रहा है. सो वन मेल गैमेट एंटर्स इनटू द एग सेल, दूसरा मेल गैमेट एंटर्स इनटू द सेंट्रल सेल. अब जो इवेंट होने वाला है दैट इज द फर्टिलाइजेशन. द मिलन होगा. अभी किस किस चीज का मिलन होगा, मेल गैमेट का विथ फीमेल गैमेट. कैसे मिलन होगा, अब एंट्री तो हो गया है, सो देयर विल बी कैरियोकाइन, जो कैरियोगैमी होगा, फिर साइटोगैमी होगा, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, फिर सेल का फ्यूजन होगा, जैसे होता है हमारा नॉर्मल फर्टिलाइजेशन इवेंट. लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेल गैमेट दो है, कितने मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट है. फीमेल गैमेट कितना है, एक ही फीमेल गैमेट है. एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जा रहा है, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्ली के पास जा रहा है. मतलब ये तो फीमेल गैमेट नहीं है, यहाँ पे क्यों जा रहा है, क्या फॉर्मेशन होगा जो कि इंपोर्टेंट है, सीड के लिए इंपोर्टेंट है. तो क्या कुछ फॉर्मेशन होगा, क्या इवेंट होगा, दिस इज वेरी क्रूशियल थिंग. क्योंकि हमको पता है कि जो फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है उसमें एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों में फ्यूजन होता है. फाइनली द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट. बट इसमें कुछ डिफरेंट हो रहा है कि नहीं, दो टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है. एक मेल गैमेट, तो पहला मेल गैमेट है, उसके साथ किसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एग का हो रहा है, फ्यूजन है कि नहीं. दूसरा वाला फर्टिलाइजेशन फ्यूजन किसका हो रहा है, सेकेंड मेल गैमेट का, किसके साथ, पोलर न्यूक्ली के साथ. So there are two events occurring together synchronously, simultaneously in case of your fertilization in angiospermic और flowering plants. तो इसीलिए ये important है. एंड इसीलिए हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन है उसको सिर्फ फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन. सो लेट्स राइट इट एज डबल फर्टिलाइजेशन. सो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब, डबल मतलब दो होता है, टू होता है. फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन होता है, ठीक है. सो दो बार फ्यूजन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन. चलो, सो डबल फर्टिलाइजेशन में ऑब्वियसली दो इवेंट्स होंगे, एक होगा फास्ट फर्टिलाइजेशन, दूसरा होगा सेकेंड फर्टिलाइजेशन. चलो मैं उसको आपको एक एक करके समझाती हूँ, ठीक है. सो दिस इज फास्ट फर्टिलाइजेशन, फास्ट फर्टिलाइजेशन. And this will be second fertilization, okay. So there will be first fertilization, there will be second fertilization, together they are called double fertilization. So पहला fertilization किस चीज का होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम पे समझ लो और यहाँ पे राइट डाउन कर लो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. देखो तो पहला जो मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट मेल गैमेट. सो नाउ द फर्स्ट मेल गैमेट इट विल फ्यूज विथ, किसके साथ फ्यूज हो रहा है, एक के साथ फ्यूज हो रहा है, मतलब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो रहा है. फीमेल गैमेट, इट विल फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, दैट इज द ओनली एग, समझ में आ रहा है. और ये जो फ्यूज हो रहा है, दिस फ्यूजन का रिजल्ट क्या है, जाइगोट. द रिजल्ट इज zygote, formation of zygote. Okay, so when first male gamete fuse with female gamete, that is the egg, at which side it is getting fused, at micropylar side it is called zygote. The formation of zygote takes place, and zygote is diploid in nature. The gametes are haploid. When two haploid gametes fuse, there is formation of zygote. And this is why this is called, क्योंकि यहाँ पे zygote formation हो रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन. समझ में आ रहा है. और जेनेटिक फर्टिलाइजेशन,
और जेनेरेटिव फर्टिलाइजेशन, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर। तो ये पहला फर्टिलाइजेशन है जिसका रिजल्ट है जाइगोट। जाइगोट फिर किस चीज में कन्वर्ट होगा वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। माइक्रोपेलर एंड में पहला मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया, बस काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है। सेकंड फर्टिलाइजेशन में आपको यहाँ पे देखो, सेकंड मेल गैमेट विल मूव टू द पोलर न्यूक्ली, ओके, जो कि कहाँ पे है, सेंट्रल सेल में है, ठीक है। चलो, so there will be second male gamete, second male gamete, it will move to the polar nuclei। कितने पोलर न्यूक्ली है, टू पोलर न्यूक्ली आर देयर, टू पोलर न्यूक्ली आर देयर, ओके। सो सेकेंड मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्ली, कितने हाप्लॉइड न्यूक्लियस है, दो हाप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसका एक हाप्लॉइड न्यूक्लियस वाला सेल है। तीनों का फ्यूजन होगा, कैसे फ्यूजन होगा, देखो डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। तीन हाप्लॉइड न्यूक्लियस का पहले होगा फ्यूजन, तीनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो फ्यूजन होगा, पहले मतलब दो फ्यूज होंगे, फिर और एक फ्यूज होगा, मतलब तीन इंडिविजुअल तुम्हारा क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको ट्रिपल फ्यूजन, सिर्फ फ्यूजन नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बनाए, लेकिन यहाँ पे एक नहीं तीन है, क्या तीन है, तीन न्यूक्लियस है, तीनों फ्यूज कर रहे हैं, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है, प्राइमरी, पहले न्यूक्लियस बनेगा ना, ठीक है, तो सेंटर में बनेगा न्यूक्लियस, मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी। इसका रिजल्ट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इसका प्लॉइडी क्या होगा, अगर मेरा प्राइमरी सेंटर में एक, ये तीनों मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो इनका प्लॉइडी क्या होगा, ऑब्वियसली तीन हैप्लॉइड सेल्स मिल रहे, तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिल रहे, तो क्या होगा प्लॉइडी, ट्रिप्लॉइड होगा, ठीक है। सो प्लॉइड इज ट्रिप्लॉइड, इसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, और ये जो चारों तरफ उसका जो सेल है जिसको हम सेंट्रल सेल बोल रहे थे, वो हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ, ठीक है। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, लेकिन ये तो जाइगोट नहीं है, ये तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, मतलब फॉल्स फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन ट्रिपल फ्यूजन और ट्रू फर्टिलाइजेशन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है भाई, यहाँ पे एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, जिसका रिजल्ट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पीईएन, क्या बोलते हैं, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पेन जो लिखते हैं, और ये जो पेन ये अलग है, ठीक है, पीएन पेन ये वाला पेन है, और ये वाला जो पेन है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बेटा। और ये जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, इसको एनसीईआरटी क्या लिखा है, सिनगामी, इसको लिखा है सिनगामी, यानी कि सिनगामी और ट्रिपल फ्यूजन, ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर मेक डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ भी नहीं है। फिर आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट बीइंग कंप्लीटेड, क्या होगा एम्ब्रियो सैक का, क्या क्या चीज एम्ब्रियो सैक में इंटैक्ट रहेगा, क्या क्या चीज एम्ब्रियो सैक में डीजेनरेट होगा, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट पेज में समझेंगे। तो हमने पढ़ा कि हमारा एक सिनर्जिड के थ्रू क्या एंट्री किया, एक सिनर्जिड के थ्रू पोलन ट्यूब एंट्री किया, ठीक है। पोलन ट्यूब के अंदर दो जेनेटिव सेल थे, एक वेजिटेटिव का न्यूक्लियस था जो कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के थ्रू वो कैरियड आउट होके आया था, ठीक है। और when it enters through one of the synergy, then there is the pollen tube, they release the genetic cells. The genetic cells, one of the genetic cells, the first male gamete which is called, that will move to the egg
एंड ए के साथ वो फ्यूज हो जाएगा। दूसरा वाला जेनेटिक सेल दैट इज कॉल्ड सेकंड मेल गैमेट दैट विल मूव टू द पोलर न्यूक्लियस और उसके साथ फ्यूज होगा। पहला जो फ्यूजन होगा जिसमें एग होगा और फर्स्ट मेल गैमेट होगा उसको बोलेंगे सिनगैमेट। दूसरा जो फ्यूजन होगा जिसमें 3 इंडिविजुअल न्यूक्लियस होंगे, एक जेनेटिक सेल का न्यूक्लियस, एक पोलर न्यूक्लियस, दूसरा वाला पोलर न्यूक्लियस, तो तीनों का जब मिलन होगा क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मैं डायग्रामेटिकली पहले दिखा देती हूँ आपको, देखो डायग्राम बनाएंगे, वही डायग्राम बना रही हूँ, वही एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना रही हूँ, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसा दिखता है एम्ब्रियो सैक। अब ये जो आपके पास सिनर्जिड्स है, आपके पास जो सिनर्जिड्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डीजेनरेट हो रहे हैं, वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो रहे हैं, ठीक है। और सारे न्यूट्रिएंट्स दैट इज टेकन बाय द एग एंड द जाइगोट, ओके। अब फॉर्मेशन हो गया है जाइगोट, जाइगोट में प्लॉइडी क्या है, न्यूक्लियस का प्लॉइडी क्या है, प्लॉइडी है डिप्लॉइड, और यहाँ पे जो सिनर्जिड है वो भी डीजेनरेट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये दोनों सिनर्जिड, सो इसको बोल सकते हैं डीजेनरेटिंग, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, क्या बोलेंगे, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, ठीक है। चलो ये क्या है, ये है जाइगोट, ठीक है। और इसका प्लॉइड, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, डिप्लॉइड है, समझ में आ रहा है। और कौन से साइड में है, माइक्रोपाइलर साइड। ये कौन सा साइड है, चालाजल साइड। चालाजल साइड में क्या था, 3 सेल था ना, वो भी अभी डीजेनरेट हो रहे हैं, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स कौन ले गया, जाइगोट ले गया, ठीक है। सो ये भी डीजेनरेट हो रहे हैं, ये क्या है, एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। और ये भी क्या कर रहे हैं, डीजेनरेटिंग, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स, ठीक है। बीच में क्या बना है, एक न्यूक्लियस बना है बेटा, बीच में एक न्यूक्लियस बना है बेटा, बीच में एक न्यूक्लियस बना है। ये न्यूक्लियस क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड है। और इसके चारों तरफ जो अभी बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला सेल है, इसको वो क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी। समझ में आ रहा है। So this is how your embryo sac looks after double fertilization event. तो एक चीज आपको बोल दूं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है, एनबी करके लिखो बेटा, एनबी करके लिखो। सो एनबी करके क्या लिखेंगे हम, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ओके। सो पहला इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है उसको बोलते हैं सिफोनोगामी। व्हाई इट इज कॉल्ड सिफोनोगामी, इट इज कॉल्ड सिफोनोगामी, सिफोनोगामी। Why it is called सिफोनोगामी, because पोलन ट्यूब के थ्रू, अगर कोई ट्यूब के थ्रू गैमेट मूव करता है, मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, उसको सिफोनोगामी बोलेंगे। तो आज मेल गैमेट, और यू कैन से गैमेट मूव थ्रू पोलन ट्यूब टू फीमेल गैमेट, है कि नहीं, तो इसको बोलेंगे सिफोनोगामी, ठीक है। दूसरा एनबी पॉइंट बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी न्यूक्लियस एंड हाउ मेनी सेल्स आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं, न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस 2 है, 2 जेनेटिक सेल का 2 न्यूक्लियस है, और एक एग का न्यूक्लियस, कितना न्यूक्लियस हो गया, 5 न्यूक्लियस आर गेटिंग इन्वॉल्व, ओके। कितने सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पूरा सेल्स, एक सेंट्रल सेल इन्वॉल्व हो रहा है, एक आपका क्या, जेनेटिक सेल, 2 जेनेटिक सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 हो गए, और एक एग सेल इन्वॉल्व हो रहा है, तो 4 सेल्स। और कितने गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हो रहा है, पोलर न्यूक्लियर नॉट फीमेल गैमेट्स, ओके। एक फीमेल गैमेट दैट इज एग इज इन्वॉल्व, एंड 2 मेल गैमेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 3 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसको डिस्कवर किया था स्ट्रेसबर्गर ने, इट इज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेसबर्गर, ओके। एंड किस प्लांट में किया था, मोनोट्रोफा, मोनोट्रोफा प्लांट में किया था। 2014 में क्वेश्चन आया था कि कौन सा एक पोलन ग्रेन है, कौन से प्लांट का, कौन से फैमिली का एक पोलन ग्रेन है जिसमें आपको मेल गैमेट कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, कम देखने को, नंबर नहीं दिया था, कम देखने को मिलेंगे। उसका आंसर होगा लिलियासी, क्या आप बोल सकते हैं, लिलिया, ठीक है। उसमें पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स
यू कैन से सेल्स, सेल का नंबर लेस होता है, नंबर ऑफ सेल्स कॉलम ग्रेन में कम होता है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग योर डबल फर्टिलाइजेशन. तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया कंप्लीट और फाइनली हमको क्या मिल रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड जाइगोट. क्या हम बोल सकते हैं जाइगोट फ्यूचर में जाके किस चीज में कन्वर्ट होने वाला है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने वाला है. और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जाके किस चीज में कन्वर्ट होने वाला है, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होने वाला है. Okay, so let's see how the endosperm is formed or developed and how the embryo is formed and developed. How primary endosperm nucleus forms endosperm, how primary your zygote forms embryo. Okay, so let's go to the next slide. उस चीज को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है. अब इसको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जहां पे आपका पहला इवेंट क्या होगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है, और फॉर्मेशन. दूसरा इवेंट क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और फॉर्मेशन. ओके, तीसरा इवेंट क्या होगा, सीड फॉर्मेशन, है कि नहीं. सीड फॉर्मेशन, सीड कहां से फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल से, ओव्यूल से फॉर्मेशन होगा सीड. ओके, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड. और चौथा इवेंट क्या होगा, फ्रूट फॉर्मेशन, है कि नहीं. ये सीड फॉर्मेशन, सीड का मैच्योरेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट का मैच्योरेशन सिंक्रोनाइजली होता है, एक दूसरे के साथ मिलके होते हैं, ठीक है. और फ्रूट फॉर्मेशन होगा किससे, ओवरी से. हमेशा ओवरी से फ्रूट फॉर्मेशन होता है, नहीं, हमेशा नहीं होता है. कभी कभी अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में से भी फ्रूट फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है. वो हम पढ़ेंगे इन सब्सिक्वेंट योर concepts. Okay, so endosperm development, embryo development, seed development, food development. So पहले स्टार्ट करेंगे क्या, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहाँ से होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से होता है, ठीक है. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आपका या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है. ओके, सो नेक्स्ट पेज में हम चले जाते हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. सो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहाँ से होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके, or you can say primary endosperm cell that will develop into endosperm, into endosperm. एक चीज आपको बता दूं, endosperm white is required, what is the necessity of endosperm in flowering plant. The main basic thing of flowering plant is that उसमें seed formation होगा, ठीक है. seed में क्या होता है, आपका एक आपका जाइगोट जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में, ठीक है. और वो जो एम्ब्रियो है उसको अभी डेवलप करना है. कैसे डेवलप करना है, उसको एक छोटा सा प्लांटलेट बनना है, उसको एक छोटा सा जर्मिनेटिंग प्लांट बनना है. हमारे केस में क्या होता है, हम अपने जो ऑर्गेनिज्म को और स्प्रिंग को पूरा कंप्लीटली होल्ड करते हैं और फुली डेवलप होके उसको होने के बाद पार्चुरेशन होता है. लेकिन प्लांट में क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, सीड जर्मिनेट होता है. जब जर्मिनेशन इनिशियल फेज होता है, दैट कंडीशन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ लीफ, क्योंकि पहले लीफ फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है. हमारे जैसा तो खाना वो बाहर से नहीं खा सकते, दे आर ऑटोट्रोफ्स. by doing photosynthesis they can only form their own food. ओके, तो इनिशियल फेज में जब रूट बनेगा, सूट बनेगा, फिर लीव्स फॉर्मेशन होंगे, in that phase of the growth they require endosperm for the nutrition they need in the initial phase of the germination. Second importance of endosperm, जब जाइगोट भी डेवलप होता है, जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो वो और किसी चीज से न्यूट्रिएंट नहीं ले सकता, वो कहां से लेगा, वही एंडोस्पर्म से लेगा. सो जाइगोट को न्यूट्रिशन और डेवलपिंग योर प्लांटलेट के लिए न्यूट्रिशन, ये दोनों न्यूट्रिशन का काम कौन करता है, योर एंडोस्पर्म. इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू और न्यूट्रिटिव सेल्स, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिटिव cells. So how endosperm is formed from primary endosperm nucleus. Let's see. For example, this is the embryo sac and this is the zygote. This is zygote. Okay, the twin zygote here. And every development type of development in endosperm में मैं पहले zygote बना लेती हूँ. This is my micropylar end where zygote is formed. This is my micropylar end where zygote is formed. This is micropylar end. This is chalaza end.
CM, 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 and CM. Okay. So now we'll find three different types of endosperm development in flowering plants. Okay. चलो एक एक करके देखते हैं. पहला टाइप में क्या होता है, पहले मैं इवेंट बता देती हूँ, उसका नाम फिर बाद में बताऊंगी. ठीक है. So पहले इवेंट में क्या प्रोसेस होता है मैं बता देती हूँ. For example, this is endosperm nucleus. For example, this is my endosperm nucleus. It is diploid or triploid? It is triploid in nature. Okay. So when the endosperm formation takes place, primary endosperm nucleus or primary endosperm cell, they divide. Okay. So cell division by the process of mitosis. Okay. Mitosis में क्या होता है? Karyokinesis is there, then there is cytokinesis and there is formation of the daughter cells. Okay. इसमें लेकिन क्या होता है, पहले बहुत सारे कैरियोकाइनेसिस हो जाते हैं एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिनी न्यूक्लियस. ओके. सो कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस एंड that makes initially two nucleus formation, then there is formation of many nucleus. So there is formation of many nucleus. Okay. And without the cytokinesis. Okay. So you will find many free nucleus inside the embryo sac after fertilization, and this many nucleus formation inside the embryo sac, that is we can say primary endosperm cell. Okay. And that is called nuclear, क्योंकि वो फ्री हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. दिस प्रोसेस ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. ओके. इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय क्या, साइटोकाइनेसिस. इसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. ये एक टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है. दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप क्या होता है देख लो. ये एंडोस्पर्म है, ये आपका सॉरी ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ट्रिप्लॉइड है. बहुत सारे ट्रिप्लॉइड सेल्स बनेंगे, लेकिन जो डिवीजन होगा वो कैसे होगा, सेलुलर होगा. मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, और बहुत सारे सेल्स बनेंगे. एंड एवरी सेल विल बी सेपरेटेड बाय योर सेल वॉल. ठीक है. एवरी सेल विल बी सेपरेटेड बाय योर सेल वॉल. ठीक है. सो इस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, cellular endosperm formation. This is called cellular endosperm formation. ठीक है. इसमें क्या होता है बेटा, कैरियोकाइनेसिस is followed by what, cytokinesis. Okay. Karyokinesis is followed by cytokinesis. न्यूक्लियस का डिवीजन के बाद सेल का भी डिवीजन होता है, लेकिन सारे जो सेल्स बनते हैं वो सब ट्रिप्लॉइड सेल्स होते हैं. ठीक है. तो दो टाइप के एंडोस्पर्म ने बनाया, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक सेलुलर एंडोस्पर्म. ठीक है. लेकिन एंडोस्पर्म बन रहा है. ठीक है. सो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन जो है वो पहले होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा एंडोस्पर्म बनने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है. क्यों, क्योंकि जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है उसको एंडोस्पर्म से मिलता है. इसीलिए थोड़ा सा एंडोस्पर्म बनने के बाद आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा. सो इसीलिए हम लोग एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले पढ़ रहे हैं. सो एंडोस्पर्म अभी दो टाइप के डेवलपमेंट हो गया. तीसरा टाइप में क्या होता है, पहले तो एंडोस्पर्म का जो जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो पहले मतलब सेलुलर डिवाइड करता है. अब देख रहे हो ना, कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस भी हो गया, दो सेल बन गए, एक छोटा सेल बना एक बड़ा सेल बना. ठीक है. जो छोटा सेल है उसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ बाद में जाके, है कि नहीं, तो फ्री न्यूक्लियर हो गया. और जो बड़ा सेल है उसमें कैरियोकाइनेसिस अलोंग विद साइटोकाइनेसिस हुआ, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे सेलुलर एंडोस्पर्म बन गए. मतलब एक ही स्ट्रक्चर में आपको सेलुलर एंडोस्पर्म मिलेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म मिलेंगे, और आपको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी मिलेंगे. ठीक है. सो इस टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेलोबियल कंडीशन. सो दिस इज कॉल्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म. दिस इज कॉल्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म.
आपको पता है हेलोबियल एंडोस्पर्म का एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। सो द एग्जांपल ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म इज, एग्जांपल क्या है, कोकोनट वाटर जो कि फ्री न्यूक्लियर है, ये क्या, फ्री न्यूक्लियर, और कोकोनट कर्नेल जो एडिबल पार्ट है, कर्नेल, that is cellular endosperm. So your coconut water is having free nuclear endosperms and the kernel of the coconut is having cellular endosperm. That means in coconut you will find two types of endosperm together. Okay, one is nuclear free nuclear endosperm and one is cellular endosperm, and that you can call halobial type of endosperm. और जितने भी प्लांट्स वेराइटीज होते हैं उसमें मोस्टली 65% ऑफ द प्लांट में क्या होता है, सॉरी 56% ऑफ प्लांट में क्या होता है, योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, और आपका 25% ऑफ प्लांट में क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है, और बहुत कम रियली दिखाई देता है, अराउंड 19% प्लांट में आपको मिलेगा कैसा एंडोस्पर्म, दैट इज योर हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. सो दैट इज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. लेकिन एंडोस्पर्म तो सब में फॉर्मेशन होता है क्या, एंडोस्पर्म सब में परसिस्टेंट रहता है क्या, आप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सीड, है कि नहीं, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड और एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंडोस्पर्म एज इट इज परसिस्टेंट रहता है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द सीड वो यूज होता है, या वो जो एंडोस्पर्म का जो न्यूट्रिशन है वो ट्रांसफर हो जाता है किसी और चीज में, वो हम सीड हैबिटेट में पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है. यहाँ तक कि हमने एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा, एंडोस्पर्म किस चीज से बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डिवीजन से बन रहा है, या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है उसका डिवीजन से बन रहा है भी बोल सकते हैं. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा है तो आपको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलेगा, अगर वो सेलुलर डिवीजन कर रहा है तो सेलुलर, और अगर दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे तो आपको बोलेंगे, अब उसको बोलेंगे हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. और हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म आपको कोकोनट वाटर और कोकोनट कर्नेल में दिखाई देगा, जिसमें कोकोनट वाटर होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और कोकोनट का कर्नेल होगा सेलुलर एंडोस्पर्म. यहाँ तक समझ में आ गया. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. Okay, so next concept is your embryo development. Okay, so embryo development क्या है? So this is the second event occurring in post fertilization events. Okay, post fertilization event after fertilization event होता है. पहले हमने एंडोस्पर्म बना लिया, अभी हम बनाएंगे एम्ब्रियो, ठीक है, थोड़ा सा एंडोस्पर्म बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, ठीक है. So it form after small amount of endosperm is being formed. This is very important. Okay, this is the NCERT line. एम्ब्रियो किससे बनता है, जाइगोट से. सो जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जब जाइगोट से बनता है वो कौन से प्रोसेस से बनता है, माइटोसिस ऑब्वियसली. क्या इसमें कुछ फ्री न्यूक्लियर ऐसा सेलुलर हेलोबियल, नो, इसमें ऐसा कुछ टाइप नहीं होता है, लेकिन इसमें और एक डिफरेंस है, जो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा वो मोनोकोट प्लांट में डिफरेंट होगा थोड़ा सा, और डाइकोट प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम्स आर सिमिलर. सो एनसीईआरटी ने लिखा कि ये सिमिलर टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, और इस सिमिलर टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या क्या फेजेस होते हैं, और अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट से, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, उस जो वो जो प्रोसेस है ना, वो जो प्रोसेस है ना उसको बोलेंगे, इनिशियल प्रोसेस है ना उसको बोलेंगे एम्ब्रियोजेनी. क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनी, ठीक है. सो एम्ब्रियोजेनी प्रोसेस में इनिशियली क्या बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो. क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो, ठीक है. फर्स्ट एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे, फर्स्ट एम्ब्रियो. ओके, फिर बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. क्या बनता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. उसके बाद बनता है आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. पूरा डायग्राम करके दिखाऊंगी, पहले ये नोट डाउन कर लो, ठीक है. देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. ओके, और फाइनली आपका बनता है मैच्योर्ड एम्ब्रियो. क्या बनता है, मैच्योर्ड एम्ब्रियो. ये सब इवेंट्स आपको नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इवेंट्स किसके बाद क्या बनता है आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है. अरेंज द इवेंट्स
इन द फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ओके, इवेंट को आप अरेंज करने के लिए बोल सकता है इन नीट एग्जामिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज किसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है, कौन से एम्ब्रियो के बाद क्या फॉर्मेशन होता है। सो विल इंडिविजुअली सी इन डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट सेल, मैच्योर्ड में, और मोनोकोट में भी कैसा फॉर्मेशन होता है। एंड फाइनली विल सी अ मोनोकोट सीड, its embryonal axis and its cotyledon, and a dicot seed, its embryonal axis and cotyledon. Okay, let's study the dicot embryo development. Okay, so if you want to see the dicot embryo development inside the embryo sac also, I can let you see that. Okay, so imagination करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आपको मैं एम्ब्रियो सैक के अंदर नहीं दिखाऊं। इनिशियली मैं आपको एम्ब्रियो सैक में दिखा देती हूँ, ठीक है। सो देयर इज माइक्रोपाइलर एट, देयर इज चालाजल एट, तो थोड़ा सा एंडोस्पर्म तो बन गया है, उसको मैं ड्रॉ नहीं करती हूँ। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक डिप्लॉइड जाइगोट मिलेगा, यस और नो, आपको यहाँ पे एक डिप्लॉइड जाइगोट मिलेगा, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक है, ये कहाँ पे, ओव्यूल में है, ठीक है। मैं पूरा सिनारियो बताऊंगी आपको कि ओव्यूल कैसे सीड में कन्वर्ट हो रहा है, सीड का कौन सा पार्ट, ओव्यूल का कौन सा पार्ट है, पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे तो आपका एंडोस्पर्म बन गया है थोड़ा सा, अब जाइगोट डेवलप होगा, ठीक है। सो जाइगोट में माइटोसिस होगा। ओके, सो इसी फॉर्मेट में देखते हैं। चलो, अब जाइगोट में पहला माइटोसिस हुआ, सोच लो कि 2 सेल बने, ठीक है। अब ये जो सेल है इसको मैं बोलूंगी बासाल सेल, ये माइक्रोपाइलर एंड के साइड में है बासाल सेल, और ये जो सेल है ये है टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल ये कौन से साइड के तरफ बन रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड टुवर्ड्स द चालाजल साइड, और यू कैन से टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म, यहाँ पे एंडोस्पर्म है ना, टुवर्ड्स एंडोस्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, टर्मिनल सेल। ये जो बासाल सेल है इसको सस्पेंसर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सस्पेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्या देखने को मिलेगा, अगेन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में अभी जो बासाल सेल है और सस्पेंसर सेल है, अब ये कैसे डिवाइड करेंगे, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे और बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे माइटोसिस करेंगे, ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे, बहुत सारे सेल बनाएंगे, अराउंड 6 to 10 सेल्स बनाते हैं, 6 to 10 सेल्स बनाते हैं, ठीक है। किस चीज का डिवीजन हो रहा है, ये बासाल, ये पूरा बासाल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। टर्मिनल भी डिवाइड होगा, लेकिन टर्मिनल कैसे डिवाइड होगा, अगर एक लॉन्गिट्यूडनल होता है तो एक क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। अगर एक लॉन्गिट्यूडनल होता है तो एक ट्रांसवर्स होगा। तो मैं 2 डिवीजन करके दिखाती हूँ आपको। 8 सेल बने हैं, ठीक है, 8 सेल्स, ये और ये सब, ठीक है। सो ये क्या है, ये टर्मिनल सेल है। सो टर्मिनल सेल अब ऐसे स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना है, और ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर। देखो एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म के अंदर कौन घुस रहा है, योर एम्ब्रियो इज एंटरिंग, एंड जितना एंडोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो एंट्री करेगा उतना एंडोस्पर्म से वो न्यूट्रिशन पा सकेगा, ठीक है। क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, बहुत सारे सेल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन विल सी दैट। तो अब क्या होगा, ये जो लास्ट सेल मैंने इसको बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि ये हॉस्टोरियल्स और इसको हॉस्टोरियम बोलेंगे। क्या है ये जो सेल है ये अब डिवाइड नहीं करेगा, ये एलोंगेट होगा, ये लॉन्ग होगा, ये इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। क्यों बड़ा होगा, ताकि ये जो एंडोस्पर्म के दूसरे जो सेल्स है वो किसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एंट्री कर सके, एंडोस्पर्म के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म सेल्स होंगे उससे तो न्यूट्रिशन ले गया होगा ना एम्ब्रियो, और फिर उसके ऊपर जो एंडोस्पर्म है उससे न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा उसको, अगर वो इसके अंदर एंट्री करेगा तभी जाके उसको ऊपर से भी न्यूट्रिशन मिलेगा। सो टू गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म, ओके, embryo enters gradually into the endosperm, okay, and the increase in the size of embryo is held by the suspensor cell which is called halobial hostorial cell, और ये जो हॉस्टोरियल और हॉस्टोरियम है ये एलोंगेट होता है। अगर तीसरा डायग्राम में बनाऊंगी ये और भी एलोंगेटेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। और यही जो सेल्स है, जो टर्मिनल सेल डिवाइड हुए हैं, ये अब क्या बनने वाले हैं फ्यूचर में जाके, मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको इजी होगा समझने में, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये जो 4 सेल है, ऊपर वाला 4 सेल, ठीक है, ये किस चीज में कन्वर्ट होने वाले हैं, और ये जो नीचे वाला 4 सेल है इस चीज, ये किस चीज में कन्वर्ट होने वाला है, ऊपर वाले 4 सेल्स दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द एपिकोटाई,
एंड प्लीम्यूल। एंड आपको पता है इससे क्या बनता है, सूट बनता है, ठीक है। नीचे वाले जो 4 सेल्स है, टर्मिनल सेल से जो डेवलप हुए हैं एम्ब्रियो का, वो हाइपोकोटाइल एंड सब्सिक्वेंटली रेडिकल, एंड ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रूट बनाएंगे ड्यूरिंग द जर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये जो लास्ट सेल आप देख रहे हो सस्पेंसर का लास्ट सेल, ये किस चीज में कन्वर्ट होने वाला है, रूट कैप बनेगा। क्या बनेगा, रूट कैप बनेगा, ठीक है। और ये जो है ये रूट गैप बनेगा। तो सस्पेंसर सेल का भी जो डिवीजन हुआ था बासाल सेल का, उससे भी कुछ रूट कैप्स बनते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में अगर देखते हैं तो क्या मिलता है हमको, देखो नेक्स्ट डायग्राम बनाती हूँ, देखो। तो ये जो एम्ब्रियो मैंने बना के दिखाया है, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, आपको बहुत इजी होगा। यू कैन रिलेट दिस विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। दिस इज प्रो एम्ब्रियो, यस दिस इज माय प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। जिस प्रो एम्ब्रियो में डिसाइड हो गया है कि कहाँ पे रेडिकल बनेगा, कहाँ पे प्लीम्यूल बनेगा, कहाँ पे रूट कैप बनेगा, और कौन से सेल्स आपका डीजेनरेट होंगे। अब इसके बाद आप अगर डायग्राम देखोगे, सो इन डायग्राम विल फाइंड दिस, देखो। सो ये हॉस्टोरियम जो है, ये देखो और भी एलोंगेट हुआ है, ये जो सेल्स है ये, और इसके ऊपर जो है ये सेल्स पूरा देखो ग्लोब्यूल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ग्लोब्यूल बन रहे हैं। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लोब्यूल, ओके। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लोबुलर एंडोस्पर्म। देख रहे हो, सो पहले बन रहा है प्रो एम्ब्रियो, सॉरी ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो नॉट एंडोस्पर्म, इट्स ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो इसको बोलेंगे, ये ग्लोब्यूल जैसा बन रहा है ना, ये ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूलर है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलेंगे ग्लोब्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलर एंडोस्पर्म, नाउ द एंडोस्पर्म लुक समथिंग लाइक दिस, सी एंडोस्पर्म अब कैसे दिखेगा, इट लुक्स लाइक दिस। क्योंकि ग्लोब्यूलर में जो ये वाले जो सेल है ये इंक्रीज करेंगे, दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर, ओके, माइटोसिस हो रहा है। और यहाँ पे जो सेल है ये भी इंक्रीज करेंगे, दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर, माइटोसिस हो रहा है। और ये जो बीच का सेल है इसमें माइटोसिस नहीं हो रहा है, दे आर नॉट इंक्रीजिंग देयर नंबर, इसीलिए बीच में ऐसा मार्क है। इसको क्या बोलेंगे पता है, ये बाद में क्या होगा, प्लीम्यूल होगा। और ये दोनों और भी एलोंगेटेड होंगे, बाद में बनेंगे क्या, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन। और ये कैसा दिख रहा है बेटा, हार्ट शेप दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, या हार्ट शेप्ड एंडोस्पर्म, सॉरी एम्ब्रियो। आई लाइक एंडोस्पर्म सो मच, है कि नहीं। हार्ट शेप्ड, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ओके। तो 3 शेप मिल गया हमको, एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप। और लास्ट में जाके जो एम्ब्रियो बनता है वो कैसा बनता है, देख। सो लेट्स सी, जो लास्ट में जाके जो एम्ब्रियो बनता है, so your this things, this hosterium is going to degenerate, the cells are going to degenerate, okay. Gradually this heart shaped embryo will form something like this, okay. So there will be 2 cotyledon like this, and there will be embryonal axis, okay, and 2 cotyledons like this. This is called plumule. Let me take another color. This is called my plumule, okay, and this will develop into plumule. This is epicotyle, epicotyle. This is hypocotyle. यहां से बनेगा क्या, रेडिकल। ये बनना है बेटा रूट कैप, रूट कैप। और ये सब चीज जो है ये क्या हो रहे हैं, डीजेनरेट। और इनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट कौन ले रहा है, योर डेवलपिंग एम्ब्रियो, डीजेनरेट। समझ में आ रहा है बेटा। इसका डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम आप देखना चाहते हो, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या रहेंगे वो देखना चाहते हो, अब देख सकते हो। लेकिन ये एक चीज देख लो, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 cotyledons, so these are the cotyledons,
अब समझ में आ रहा है कि इसको डाइकोट क्यों बोलते हैं। नहीं, दो कोटिलेडन है इसीलिए डाइकोट बोलते हैं कि नहीं, इसको डाइकोट सीड बोलेंगे। तो ये दो कोटिलेडन से क्या होता है ना, जो एंडोस्पर्म है जब तक डाइकोट सीड बनता है सारे एंडोस्पर्म को वो क्या कर देता है, ले जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ डाइकोट जो कोटिलेडन है उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन एंडोस्पर्म यहाँ पे पूरा खाली हो जाता है, यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट नील हो जाता है, पूरा ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है, बाद में जाके। सो इन दैट केस ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जो जो चीज मैंने लिखा है, जैसे कि प्लीम्यूल लिखा है, एपिकोटाइल लिखा है, हाइपोकोटाइल लिखा है, रेडिकल लिखा है, रूट कैप लिखा है, ये सब चीज किसके अंडर आते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंडर आते हैं। सो एम्ब्रियोनल एक्सिस इंक्लूड्स प्लीम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड रूट कैप। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखते हैं। चलो ये वाला देखो डायग्राम। यहाँ पे अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि बेटा एम्ब्रियोनल एक्सेस में आपको क्या क्या मिलेगा इन डाइकोट, ये डाइकोट सीड है ना, देख रहे हो ना, डाइकोट सीड में आपको ये एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। ये एम्ब्रियो में आपको क्या मिल रहा है, रूट कैप, रेडिकल, इसके ऊपर है हाइपोकोटाइल, ये दोनों है कोटिलेडन। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में नहीं आएंगे, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे होता है, ये एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन डाल दो और स्ट्रेट लाइन में जहां जो जो आता है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस में आता है। ठीक है, सो इन डाइकोट एम्ब्रियो योर एम्ब्रियोनल एक्सिस इंक्लूड्स प्रीम्यूल, उसके नीचे होगा एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, ठीक है, फिर हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड रूट कैप। चलो एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होता है, प्लीम्यूल, याद रखो इंपॉर्टेंट है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड आपका रूट कैप। समझ में आ रहा है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो लेट्स सी मोनोकोट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट। Okay, so in monocot the embryo development like dicot, हम अभी पूरा एम्ब्रियो सैक नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ डेवलपमेंट देख रहे हैं। आपको तो समझ में आ गया होगा कि एम्ब्रियो सैक में ही डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज माय जाइगोट, डिप्लॉयड वाला जाइगोट। एक चीज आप बता सकते हो कि अगर जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो आर हैविंग डिप्लॉयड टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यस और नो, yes or no, all the cells of embryo are having diploid type of nucleus, but all the cells of endosperm are having triploid type of nucleus। अगर एक सीड में दोनों एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है तो हम बोल सकते हैं कि उस सीड में ट्रिप्लॉइड सेल्स भी है और डिप्लॉइड सेल्स भी है। ठीक है, सो नाउ इन मोनोकोट फर्स्ट जाइगोट अभी डिवाइड करेगा, कितने सेल्स बनेंगे, दो सेल। जैसे यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड ये चाला चला एंड के साइड में ये बनेगा टर्मिनल सेल। ठीक है, ये बनेगा बासल सेल। अब इसमें एक डिफरेंस है मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। क्या डिफरेंस है, इन द मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट द बासल सेल डू नॉट डिवाइड, ओके, दे जस्ट एलोंगेट, ओके, उसको हम बोलेंगे सस्पेंसर। ओके, लेकिन जो टर्मिनल सेल है वो डिवाइड करके दो सेल बनाते हैं, एक एंड टर्मिनल है, ये टर्मिनल ही रहता है क्योंकि एंड में है, और ये मिडिल सेल है। ठीक है, फिर ये दोनों कुछ कुछ डिवीजन करते हैं, देखते हैं आप कैसे डिवीजन करते हैं। ये दोनों डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड नहीं करता है, सस्पेंसर डू नॉट डिवाइड। फिर सस्पेंसर बस एलोंगेट होता है, और ये मिडिल सेल पहले ट्रांसवर्स फिर लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा कुछ डिवीजन होता है। टर्मिनल सेल अपना जैसे ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल कर रहा था पहले वैसा ही करता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी 8 सेल्स फॉर्मेशन होता है, और इसको भी क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो। समझ में आ रहा है बेटा? अब प्रो एम्ब्रियो फिर जैसे प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर में कन्वर्ट हुआ था डाइकोट में, यहाँ पे भी होता है। देखो ये भी सस्पेंसर है, यह भी ग्लोबुलर में कन्वर्ट हो रहा है। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलर embryo in monocot also, so this is called globular embryo। ओके, और इसमें भी बेटा ये जो ऊपर सेल्स है ये किसमें कन्वर्ट होंगे, प्लीम्यूल एंड एपिकोटाइल में, और जो नीचे सेल्स है वो कन्वर्ट होंगे किस चीज में, वो कन्वर्ट होंगे आपका हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, और नीचे वाले सेल जो है वो रूट कैप में कन्वर्ट होंगे। तो कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद क्या फॉर्मेशन होगा,
हार्ट शेप एम्ब्रियो होना चाहिए, लेकिन ये पूरा हार्ट शेप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इस साइड में जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड में थोड़ा सा डिवाइड होगा लेकिन फिर डिवाइड नहीं होगा, तो एक इरेगुलर शेप बनेगा, ऐसा कुछ शेप बनेगा, देखो ऐसा कुछ शेप बनेगा, ये पूरा हार्ट शेप नहीं है, ठीक है। सो इट इज द हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होता है, तो हार्ट शेप यहाँ पे नहीं होता, यू कैन स्किप हार्ट शेप एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, फिर बाद में जाके ये जो सस्पेंसर है, जो नीचे वाले सेल्स है वो डिजेनेट कर लेते हैं और आपको कुछ ऐसा मिलता है स्ट्रक्चर, ये ऊपर जो मैं बना रही हूँ वो मैं एंडोस्पर्म बना रही हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सीड का स्ट्रक्चर ये है और ऊपर एंडोस्पर्म है। ठीक है, सो ये मैंने बनाया है, इसमें जो सीड होते हैं उसमें क्या क्या चीज होता है, देखो सॉरी ये एंडोस्पर्म नहीं, ये तुम्हारा कटिलेडन है भाई, एक कटिलेडन नहीं, ये छोटा वाला ये वाला, ठीक है, ये कॉटिलेडन, ये डेवलप हुआ है, देखो ये लेटरल साइड में आ गया है, इसको बोलते हैं स्कुटेलम, इसको बोलेंगे स्कुटेलम, इसके ऊपर अगर हम बनाएंगे एंडोस्पर्म बनाएंगे, इसके ऊपर ऐसे बना सकते हैं, देयर बी एंडोस्पर्म हियर, तो एंडोस्पर्म यहाँ पे परसिस्टेंट रहता है, एंडोस्पर्म मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में, मोस्ट ऑफ द बोल रही हूँ क्योंकि एक्सेप्शंस है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, ऑर्चिड, समझ में आ रहा है, मोस्ट ऑफ द डाइकोट जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, वो कॉटिलेडन में सारे न्यूट्रिशन होता है, लेकिन आपका कास्टर जो है वो एंडोस्पर्मिक है, तो वो कुछ एक्सेप्शंस आप याद कर सकते हो, सो देयर इज दिस कोटेलम, दे आर लैटरल, दिस इज ऑन द लैटरल साइड, एंड ये यही कॉटिलेडन है, यही कॉटिलेडन है, ये क्या है, कॉटिलेडन, ठीक है, एक ही कॉटिलेडन होता है मोनोकॉट में, उसको स्कुटेलम बोलते हैं, वो लैटरल साइड में होता है, ग्रासेस फैमिली में इसको स्कुटेलम बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट जो है वो ग्रासेस फैमिली का ही है और उनको स्कुटेलम बोलते हैं, किसको, कॉटिलेडन को, ठीक है। फिर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर आप देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट क्या है, ये दूसरा वाला कॉटिलेडन बनते बनते रह गया, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज एपीब्लास्ट, दिस विल डेवलप इनटू एपीब्लास्ट, ठीक है। फिर इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या रहता है बेटा, देखते हैं, सो इन एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हाट आर प्रेजेंट, you will find in embryonal axis, this is called, this is very important, okay, coleoptile, इसको बोलते हैं coleoptile, it is covering the plumule, this is called plumule, it is covering the plumule, it is protecting the plumule, okay, and you will find this is epicotyle and you will find hypocotyle, this is hypocotyle, okay, you will find radical here, radical, एंड उसके नीचे आपको मिलेगा रूट कैप, क्या मिलेगा, रूट कैप, और रूट कैप के नीचे और एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, सो हम बोल सकते हैं कि रेडिकल इज कवर्ड बाय और रूट कैप, रेडिकल एंड द रूट पार्ट है दैट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कोलियोराइजा, एंड your plumule is covered by coleoptile, this is a specific nature and this is a special nature of the monocot seed only, dicot में ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है, मोनोकॉट सीड में जो एम्ब्रियो होता है उसमें आपको कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा दिखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखने चाहते हैं, सो लेट्स सी this is the NCERT diagram, okay, so you find the coleorhiza here, this is root cap, this is radicle, this is epiblast, okay, epiblast is a small cotyledon like structure, but it is not cotyledon, it is a vegetative structure, okay, this is a shoot apex from where plumule will be formed, and the coleoptile is the covering, protective covering of the shoot apex or plumule, okay, the scutellum is the one cotyledon which is present in the lateral side, ये कहाँ पे होता है, lateral side, याद रखना है लैटरल साइड में होता है, ठीक है, जो कोलियोप्टाइल है, जो कोलियोप्टाइल है, ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर एंड दिस कोलियोराइजा, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, कोलियोराइजा जो है वो ऑन डिफरेंशिएटेड, याद रखना बेटा, ऑन डिफरेंशिएटेड सीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये होता है होलो फोलियर
सिथ, ठीक है। होलोफोलिया टीथ होता है ये, ऑन डिफरेंशिएटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो गया, यानी कि आपका ओव्यूल में जितना काम था वो कंप्लीट हो गया, ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है। एक फर्टिलाइज हो गए, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया। डेवलप होने के बाद अब बनेगा क्या, सीड बनेगा। तो ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड। चलो लेट्स सी। सो डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड, किस चीज से सीड बनता है? सीड इज डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल, ओके। चलो, सीड में आपको सीड कोड देखने को मिलेगा, है कि नहीं? सीड में आपको सीड कोड देखने को मिलेगा, एंड यू विल फाइंड the seed inside, okay. The seed coat is made up of integuments, okay. जो integuments थे वो डेवलप हुए seed coat, so you will find seed coat having the integuments, okay. integuments आप seed coat में मिलेगा, ठीक है। फिर अंदर क्या है? अंदर आपका एम्ब्रियो है, फुल्ली डेवलप्ड मैच्योर्ड एम्ब्रियो, ओके। और क्या है? आपका एंडोस्पर्म है। चलो कुछ क्राइटेरिया देखते हैं अब हम सीड का, ठीक है। सीड क्या है हमको पता चल गया, सीड का कुछ क्राइटेरिया हम देखते हैं। सो पहला चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि सीड टू टाइप्स के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का बहुत चांस है। टू टाइप्स ऑफ सीड्स, एक सीड को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक, ठीक है। दूसरे सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। बहुत क्विकली मैं बता रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और एक भी सीड है, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक, याद रख, ठीक है। एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक, ठीक है। एंडोस्पर्मिक सीड को क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं, एल्बुमिनस। और नॉन एंडोस्पर्मिक को नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिनस, और एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस, इसको नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्मिक सीड जो है उसमें एंडोस्पर्म क्या होता है? अगर मैं एंडोस्पर्मिक बोल रही हूँ मतलब एंडोस्पर्म क्या होगा? परसिस्टेंट। सो एंडोस्पर्म इसमें क्या होगा? परसिस्टेंट होगा, मतलब प्रेजेंट होगा। सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, परसिस्टेंट। क्या उसका कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है? ठीक है, दो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, दो कैटेगरी में मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, आप याद रखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो पहला कैटेगरी में बोलती हूँ स्टार्ची एंडोस्पर्म। स्टार्ची एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म है उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च, हम खाते हैं ना स्टार्च फूड, क्या होता है? राइस, व्हीट, बार्ली, मेज, यस नो। सो दे आर स्टार्ची एंडोस्पर्म। और कुछ होते हैं एंडोस्पर्मिक सेट्स, दैट इज ऑयली एंडोस्पर्म, याद रखो। कोकोनट एंड कास्टर, कोकोनट ऑयल होता है ना और कास्टर ऑयल होता है, वो कहाँ से मिला है? वो आपका ऑयली एंडोस्पर्म से मिला है, समझ में आ रहा है? सो यू विल फाइंड स्टार्ची एंडोस्पर्म इन राइस, व्हीट, बार्ली, मेज, यू विल फाइंड ऑयली एंडोस्पर्म इन कोकोनट एंड कास्टर, ओके, एंड दैट इज वेरी यूजफुल, यस और नो। सो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स हम देख सकते हैं जो कि एंडोस्पर्मिक है, कास्टर लेकिन मोनोकॉट नहीं है, कास्टर डाइकॉट है लेकिन वो एंडोस्पर्मिक है, ठीक है। तो इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ बोल रही हूँ, ऑल नहीं बोल रही हूँ। सो ऑल कहना वो सही नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन है। लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक, एक्स एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस जो सीड्स होते हैं मोस्टली डाइकॉट सीड होते हैं, ठीक है। उसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो मैच्योर सीड में क्या होता है? नॉट परसिस्टेंट और नॉट प्रेजेंट, ओके। तो एग्जाम्पल क्या होगा? पबजी, PBG, ऐसे याद रखो, जल्दी याद रहेगा। पबजी, पी, बीन एंड ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, बस ऐसे ही याद रखो। तीन ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया, पी, बीन एंड
groundnut. You have pea, bean and groundnut having नॉन एंडोस्पर्मिक सेट्स, और तीनों के तीनों क्या है, डाइकोटिक. पेरिस्पर्मिक क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ओव्यूल में जो आपके पास क्या है, न्यूसेलस सेल्स थे, वो सारे न्यूसेलस सेल्स न्यूट्रिटिव सेल्स थे, वो सारे न्यूट्रिटिव सेल्स का न्यूट्रिशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द एम्ब्रियो सैक्स है कि नहीं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ न्यूसेलर सेल्स जो होते हैं वो परसिस्टेंट रहते हैं. ओके, सो न्यूसेलर सेल अगर परसिस्टेंट है किसमें, सीड में, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन में आता है. योर ब्लैक पेपर एंड बीट. एटलीस्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ भी करके आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, फॉर नीट 2025. ओके, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सीड, हमको 3 टाइप का सीड मिला. एक सीड आपका एंडोस्पर्मिक, दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक, तीसरा आपका पेरिस्पर्मिक था. ठीक है, अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं सीड का. ठीक है, क्या सीड जब बनता है तभी वो जर्मिनेट हो जाता है, नहीं. सीड बहुत दिन तक एक कंडीशन में रहता है और उसके बाद वो जर्मिनेट करता है. क्यों, क्योंकि अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन और वाटर नहीं मिला तब वो जर्मिनेट नहीं करेगा. ठीक है, सो फॉर जर्मिनेशन of the mature seed it requires water, oxygen and a perfect optimum temperature, है कि नहीं. तो अगर ये कंडीशन नहीं है तो सीड कैसे रहेगा, एक कंडीशन में रहेगा, उसको बोलेंगे डॉर्मेंसी. क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी. सो एवरी सीड एंटर्स इनटू डॉर्मेंसी, नो, all the seeds do not enter into dormancy, but there is a condition which is called dormancy is present in the seed. okay, seed में present होता है. उस dormancy condition में seed जो होता है वो कैसे रहता है, ठीक है, और उसका जो condition होता है वो mostly dry होता है. सो वो ड्राई होता है, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ओनली 10 to 15% वाटर रहता है. उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत स्लो होता है. लेकिन उसको ऑक्सीजन तो चाहिए, रेस्पिरेशन करता है वो, रेस्पिरेशन इज ऑकरिंग, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑकरिंग, नहीं तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा ना. तो ये लिविंग है, रेस्पिरेशन ऑकरिंग. तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है रेस्पिरेशन के लिए, वो सीड में जो एक छोटा सा होल होता है, जो कि हमारा क्या था, माइक्रोपाइलर एंड था. आपको याद है एम्ब्रियो सैक में आपका ओव्यूल में एक माइक्रोपाइलर पोर था, है कि नहीं, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एंट्री किया था. वही माइक्रोपाइलर पोल सीड में क्या हो जाता है, छोटा सा होल हो जाता है, छोटा सा पोर हो जाता है. उसी पोर के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है व्हेन द सीड इज इन डॉर्मेंसी. जब उसको प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर एंड ऑक्सीजन मिलता है, फिर डॉर्मेंसी ब्रेक होता है और फिर सीड जर्मिनेट करता है. लेकिन डॉर्मेंसी एक अच्छा चीज है, उस वजह से हम इस सीजनल प्लांट का सीड स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में उसको जाके हम जर्मिनेट कर सकते हैं. ठीक है, सीड को हम एज अ फूड यूज कर रहे हैं, नहीं तो अगर डॉर्मेंसी नहीं होता तो सीड फॉर्मेशन हो गया, फिर सीड में प्लांट हो गया, तो वी कैन नॉट ईट द सीड लाइक फूड्स लाइक लेग्यूम्स. हम खा ही नहीं सकते, राइस खा ही नहीं सकते, व्हीट खा ही नहीं सकते, बिकॉज ऑल आर सीड्स. ओके, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द सीड दैट इज डॉर्मेंसी, we are able to eat the seeds as a food. okay, so this is one criteria of the seed. okay, that is dormancy. okay, next condition पे चलते हैं. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, क्या सीड का वायबिलिटी होता है, क्या सीड वायबल होता है, मतलब वायबल मतलब उसका एक लाइफ स्पान होता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है. यस, वायबल होता है. लेकिन कुछ सीड्स ऐसे हमको मिले हैं, हिस्टोरिकली हम जब स्टडी किए थे तो हमको कुछ सीड्स मिले हैं जो कि आफ्टर अ मेनी इयर्स दे कैन जर्मिनेट. सो सीड में मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, वायबिलिटी होता है, मतलब एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन का एक टाइम पीरियड होता है. ठीक है, तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. 10,000 ईयर वाला पुराना सीड हमको मिला, कहाँ पे मिला, हमको मिला आर्कटिक तुंद्रा में, आर्कटिक तुंद्रा में. ठीक है, और
कैसे मिला? एक्सकावेशन प्रोसेस के थ्रू। जब हम कुछ स्टडी करते हैं सॉइल के ऊपर या हम कोई हिस्टोरिकल एरिया के ऊपर स्टडी करते हैं, फिर हम एक्सकावेशन टेक्निक यूज करते हैं, जिससे हम कुछ थिंग्स मिलता है हमको जो बहुत पास्ट ईयर का होगा। ठीक है, सो आर्कटिक टुंड्रा में हमको एक्सकावेशन के थ्रू एक लुपिन प्लांट मिलता है, सॉरी लुपिन सीड मिलता है, लुपिन सीड मिलता है। और ये लुपिन सीड का साइंटिफिक नेम क्या है? लुपिनस आर्क्टिकस। ओके, सो ये जो लुपिनस आर्क्टिकस प्लांट का सीड मिला था, आफ्टर इट इज एस्टिमेटेड कि 10,000 ईयर वाला पुराना सीड था। अब उसको जब जर्मिनेट किया गया एंड इट इज जर्मिनेटेड, सो एक 10,000 ईयर पुराना सीड अगर जर्मिनेट होता है तो सोचो सीड का वायबिलिटी कितना हो सकता है, और उसका वायबिलिटी हम बढ़ा भी सकते हैं। हम अगर कोई सीड अगर कोई प्लांट एक्सटेंड हो रहा है तो उस सीड को हम सीड बैंक में प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर 1000 ईयर्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, और एक सीड मिला 2000 ईयर पुराना सीड। ओके, ये कहां से मिला? ये किंग हीरोज पैलेस से मिला। कहां से मिला? किंग हीरोज पैलेस। और ये कहां पे था? नियर द डेड सी। नियर द डेड सी, डेड सी क्या होता है? जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, कोई ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल वहां पे सर्वाइव नहीं करता है, और अगर आप वहां पे स्विम करना चाहो तो स्विम नहीं कर सकते, वहां पे आप फ्लोट करोगे। ठीक है, और डेड सी बहुत सारे जगह पे होता है, इसराइल में डेड सी आपको देखने को मिलेगा। और किंग हीरोज का पैलेस जो है वो डेड सी के पास था। वहां पे जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन चल रहा था, आर्कियोलॉजिकल पुराना वाला जब कोई थिंग्स एक्सकावेशन चल रहा था, उसी कंडीशन में मिला क्या? 2000 ईयर पुराना डेट पाम। डेट पाम, ठीक है, डेट पाम का सीड मिला, और सीड फिर क्या हो गया? जर्मिनेट हो गया। यानी कि सीड का वायबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है? तो सीड में हमने क्या देखा? सीड में हमने सीड के टाइप्स देखे, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाओ। सीड का डोरमेंसी देखा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सीड में हम वायबिलिटी देखे, और दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन आप कर सकते हो कि 10,000 वाला एग्जाम्पल कहाँ से मिला था और 2000 वाला एग्जाम्पल कहाँ से मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज अ कंडीशन। और एक लास्ट बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो सीड है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, सीड बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो इफ आई से कुछ फ्रूट्स में, कुछ प्लांट्स में आपको सीड मेनी मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया, याद रखो। ऑर्चिड है, क्योंकि इसका जो सीड जर्मिनेशन का उसका जो कंडीशन होता है सीड का, बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमम होता है, तो जर्मिनेट करने का चांस बहुत कम होता है, तो बहुत ज्यादा सीड होता है ताकि एक दो जर्मिनेट कर जाए। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या होता है? दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, एक है ओरा बैंके और एक है स्ट्रिगा। याद रखो बेटा, ये दोनों क्या है? पारासिटिक प्लांट है। बट इस पारासिटिक प्लांट, एनिमल तो पारासिटिक होते हैं, लेकिन प्लांट कैसे पारासिटिक है? क्या प्लांट प्लांट के ऊपर पारासिटिक है, एनिमल के ऊपर पारासिटिक है? नहीं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम्पल के बारे में पता होगा तो एग्जाम्पल जल्दी याद रहेगा। देखो, अगर ये प्लांट का रूट है, एक बड़ा प्लांट है, इसका रूट है, तो ये जो दो प्लांट है ना, पारासिटिक प्लांट, ये क्या करते हैं? दे एक्चुअली they get attached inside the soil. ये soil है, inside the soil they get attached, they make a plug with the root of the large plant and they grow. Okay, they make a plug on the root of the large plant and they grow above the soil. Okay, above the soil. And क्या होता है उसमें? फ्लावरिंग होता है, बहुत सुंदर फ्लावरिंग होता है इन दोनों प्लांट में। ठीक है, बहुत सुंदर फ्लावरिंग होता है, लेकिन ये खुद अपना न्यूट्रिएंट्स नहीं ला सकते सॉइल से। ठीक है, तो इनका रूट नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं? दे गेट द न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एवरीथिंग फ्रॉम द लार्ज प्लांट विच इज ग्रोइंग नियर बाय। बाहर से आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि these are the parasitic plants, but these are the parasitic plants. इनमें भी बहुत ज्यादा मेनी सीड्स होता है, मेनी सीड हैबिटेट होता है, क्योंकि सीड कब जर्मिनेट करेगा, उसका ऑप्टिमम कंडीशन कब होगा, कब उसको ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड वाटर प्रॉपरली मिलेगा, वो पता नहीं होता है। लेकिन इसी वजह से क्या होता है? बहुत सारे सीड्स फॉर्मेशन होते हैं। सो दिस इज अबाउट द सीड। ओके, अब हम देखेंगे कि वही सीड के बारे में
और थोड़ा सा चीज है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ एक बार में, ठीक है, फिर हम फ्रूट पे चलेंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज है, ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्या है, अपोमिक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो, एमबी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। सो अपोमिक्सिस, बहुत सारे बच्चों को अपोमिक्सिस कंसेप्ट समझ में ही नहीं आता है, ठीक है, आपको समझना है और आपको याद भी रखना है, ठीक है। अगर मैं अपोमिक्सिस बोल रही हूँ, एक चीज याद रखो, अगर दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, दिस इज एंडिंग विद एस, सो एस का मतलब याद रखो सीड। आप सिर्फ याद रखो कि अपोमिक्सिस में जो एस है, एस का मतलब है सीड, ठीक है। तो ये किसके बारे में है, ये सीड के बारे में है, ठीक है। सो व्हाट इज अपोमिक्सिस सीड और अपोमिक्टिक सीड, जो सीड बनता है अपोमिक्सिस प्रोसेस के थ्रू, ये प्रोसेस है, उसको बोलते हैं अपोमिक्टिक मिक्टिक सीड, ठीक है। ये जो अपोमिक्टिक सीड होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो जो ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल में जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो फर्टिलाइज होगा, फिर सीड बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर एग्जांपल एक एम्ब्रियो सैक में कोई सेल होंगे, या न्यूसेलर सेल होगा, या इंटेगुमेंट का सेल होगा, कोई सेल एक विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो जो डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, हैप्लॉयड सेल भी नहीं, गैमेट नहीं बन रहा है, कोई एक डिप्लॉयड सेल, ठीक है, एंड दैट इज डेवलपिंग इनटू मेनी एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो वहां पे, मतलब बस माइटोसिस हो रहा है, बहुत सारे एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और वो क्या हो रहा है, मतलब बाद में जाके एम्ब्रियो बन रहा है, और एम्ब्रियो डेवलप होके सीड बन रहा है, ठीक है। सो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट गैमेट फ्यूजन, गैमेट भी फ्यूजन नहीं होता है, सो नो गैमेट फ्यूजन, नो गैमेट फ्यूजन, फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन फ्यूजन नहीं होता है, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, और एम्ब्रियो लेकिन डेवलप होता है कि नहीं, और सीड भी बनता है। मतलब हमको पता है कि सीड कब बनता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब गैमेट फ्यूज होते हैं, जब जाइगोट बनता है, जब एंडोस्पर्म बनता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, सीड बन रहे हैं बस, ठीक है। सो इट इज लाइक अ मिमिक्री, सो इट इज मिमिकिंग, इट इज मिमिकिंग, इट मिमिक्स, किसको मिमिक कर रहा है, इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि आपका जो सीड होगा, अगर वो हैप्लॉइड सीड होता, ठीक है, हम बोलते हैं गैमेट से सीड बना, जैसे हमारा हनी बीज में क्या होता था, ड्रोन्स जो थे वो फीमेल गैमेट से बनते, मतलब एग से बनते थे, तो वो पूरा ड्रोन का जो प्लॉइडी था वो हैप्लॉइड होता था, लेकिन ये हैप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड है, ठीक है। सो आपको सीड डिप्लॉइड सेल से मिलेंगे, आपको एम्ब्रियो डिप्लॉइड सेल का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन, कोई गैमेट फ्यूजन नहीं हो रहा है, इसी चीज को बोलते हैं अपोमिक्सिस, द प्रोसेस इज कॉल्ड अपोमिक्सिस, एंड द सीड which is formed is called apomictic seed। इसका एग्जाम्पल पूरा नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेरासी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, सम ऑफ द एस्टेरासी और मोस्ट ऑफ द फैमिली के प्लांट्स एंड ग्रासेस में आपको अपोमिक्टिक सीड देखने को मिलेगा, ठीक है। द सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ovule, the part of the ovule, but there is no gamete formation, no gamete fusion, so there is no meiosis, okay। आज there is no meiosis, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई meiosis ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अपोमिक्सिस में नो meiosis, कोई meiosis नहीं हो रहा है, so there can be recombination, no, no recombination, नो रिकॉम्बिनेशन, नो क्रॉसिंग ओवर, नो वेरिएशन, वेरिएशन दिखाई देता है, और क्योंकि नो मियोसिस, नो सेग्रीगेशन, गैमेट जो है वो सेग्रीगेट भी नहीं होते, समझ में आ रहा है। तो एक चीज है कि ये सब नहीं हो रहा है, एक प्रॉब्लम है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा भाई, अगर अपोमिक्टिक सीड बन रहा है तो वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो दैट इज नॉट गुड, बट एक चीज में उसका फायदा है, और क्योंकि वो एग्रीकल्चर में कुछ चीज में फायदेमंद होता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, क्या है, एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है, सीड खरीद के ला रहा है, कौन सा सीड, हाइब्रिड वाला, हाइब्रिड मतलब, हाइब्रिड क्या, जैसे मेंडल हाइब्रिडाइजेशन किए थे, टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करे, सारे जो सीड है वो सारे सीड्स आर फॉर्मिंग द टॉल प्लांट्स, ओके, दैट इज द हाइब्रिड प्लांट, मतलब मोनो हाइब्रिड, कैपिटल टी स्मॉल टी, सिंगल हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, ठीक है। अब वैसे एक फार्मर गया बाजार से सीड ला रहा है, हाइब्रिड सीड, अब फार्मर क्या कर रहा है, हाइब्रिड सीड, सोच लो कि कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे प्लांट को वो ग्रो कर रहा है, ऑल द प्लांट्स इन ए फास्ट जनरेशन, फास्ट जब ग्रो कर रहा है, सारे प्लांट्स क्या है, टॉल है, समझ में आ रहा है। तो अगर सारे प्लांट्स टॉल है, अब फार्मर क्या करेगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी उसको टॉल प्लांट ही चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसमें से सारे जो सीड्स है, सीड्स को लेगा,
और सीड्स को क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या करेगा, जर्मिनेट करवाएगा। तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टॉल प्लांट एज वेल एज ड्वार्फ प्लांट। दैट मींस इन हाइब्रिडेशन प्रोसेस क्या होता है, एक ही बार में आपको हाइब्रिड प्लांट मिलता है, लेकिन क्योंकि म्योसिस हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है, म्योसिस हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, इसीलिए जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर इन F2 जनरेशन जाके उनमें हाइब्रिड प्लांट्स कुछ हो सकते हैं और कुछ रिसेसिव प्लांट्स और नॉन डिजरेबल जीन्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द फार्मर। वो बार बार जाके हाइब्रिड सीड खरीद रहा है, उसको ज्यादा क्या प्राइस पड़ रहा है उस चीज में, और फार्मर्स जो होते हैं इतना अफोर्डेबल नहीं होते हैं उस चीज के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अपोमिक्सेस को यूज कर सकते हैं। अगर ये सारे हाइब्रिड प्लांट में हम कैसे करके अपोमिक्सेस टेक्निक यूज कर लेते हैं, प्रोसेस यूज कर लेते हैं, यानी कि ये जो सीड बनेगी ये सारे प्लांट्स में, देयर विल बी नो fertilization, there will be no sexual reproduction. If there is no sexual reproduction, no gamete formation, no segregation. अगर इसमें apomixis होगा, no gamete formation, no segregation, okay, so no variation. यानी कि आपका जो डिजायर्ड हाइब्रिड जीन है, डिजायर्ड हाइब्रिड जीन है वो इंटैक्ट रहेगा। सो फार्मर कैन गेट द हाइब्रिड प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स विच आर ग्रोन। और एक ही बार अगर वो सीड खरीदता है तो बार बार वो उसी सीड को यूज करके हाइब्रिड प्लांट्स बना सकता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर फार्मर हाइब्रिड सीड बनाता है, अगर उसमें अपोमिक्सिस नहीं होता है, अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड बनता है, फिर इसमें होगा सेग्रीगेशन और इसमें होगा वेरिएशन। तो फार्मर इसको यूज नहीं कर सकता नेक्स्ट जनरेशन में। समझ में आ रहा है? सो दैट इज ऑल अबाउट द सीड कंडीशंस। ओके, और एक सीड कंडीशन में हम ऐड कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, सो व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी? पॉली एम्ब्रियोनी बहुत सिंपल टर्म में बताती हूँ, पहले एग्जांपल बता देती हूँ। ये किसमें दिखाई देता है, साइट्रस, ठीक है, और मैंगो। सो मैंगो एंड साइट्रस सीड में, सीड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये लास्ट पार्ट है सीड का। साइट्रस मैंगो में पॉली एम्ब्रियोनी मतलब आपका एम्ब्रियो सैक ये है, यहाँ पे मतलब जाइगोट बन रहा है, यहाँ पे जो भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एम्ब्रियो सैक के ऊपर जो न्यूसेलर सेल्स है, सो सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स दे आल्सो डेवलप। ये क्या है, न्यूसेलर सेल्स है, न्यूसेलर सेल्स। द सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स दे डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, एंड वो फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब दिस इज सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक। तो न्यूक्लियर सेल जो कन्वर्ट होंगे, दिस इज सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स जो कि सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक। उसमें क्या होता है, वो डेवलप हो जाते हैं किस चीज में, वो डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में, न्यूक्लियर सेल्स, और वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर लेते हैं। और वो उस सीड में आपको क्या दिखने को मिलेगा, वो वाले सीड में आपको क्या दिखने को मिलेगा, ये एक एम्ब्रियो है और एक एम्ब्रियो है और एक एम्ब्रियो। सो डिफरेंट शेप साइज का आपको बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। सो इफ यू take a seed of citrus, any type of citrus fruit like orange, lemon, okay, or mango seed, and you just separate the embryo, so there will be striation marks. हमको लगता है कि बहुत सारे एम्ब्रियो है मतलब बहुत सारे सीड होंगे, नहीं नहीं, बहुत सारे सीड नहीं, एक ही सीड में ऐसे सेपरेशंस होते हैं, पार्ट होते हैं, और यू कैन इजीली थोरली सेपरेट ईच एंड एवरी एम्ब्रियो। इरेगुलर शेप का होता है, इरेगुलर शेप का नहीं होता है। जैसे मैंगो सीड में ऐसा एक होता है, फिर ऐसा एक होता है, फिर ऐसा एक। इरेगुलर शेप में एम्ब्रियोज दे आर टुगेदर इट्स सिंगल सीड, मेनी एम्ब्रियोज, ये एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो 1, एम्ब्रियो 2, एम्ब्रियो 3, एम्ब्रियो 4, एम्ब्रियो 5, एम्ब्रियो 6, ऐसे करके होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। और जो पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन है वो कैसे बनता है, मतलब एक एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो न्यूक्लियर सेल्स है वो भी एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, वो भी एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं। सो देयर विल बी नॉट बी वन एम्ब्रियो इन वन formed from one ovule, there will be many embryo in one seed, that is called polyembryony. लास्ट पार्ट में चले जाते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ओवरी का जो वाल है वो क्या होता है, फ्रूट का वाल होता है, क्या बोलते हैं उसको, पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प में कितना लेयर होता है, 3 लेयर होता है।
सबसे आउटर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं एपिकार्प, फिर मिडिल वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं मेजोकार्प, और इनर लेयर जो होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। ये सब आपने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा एम्फोसाइज नहीं कर रही, ठीक है। सो मोस्टली जो मेजोकार्प है वो फ्लेसी होता है, ठीक है। अगर वो फ्लेसी हुआ तो फ्रूट होगा, उसको मैं बोलूंगी ट्रू फ्रूट, ठीक है, पूरा फ्लेसी होगा। और एग्जाम्पल क्या है, ऑरेंज, मैंगो, ठीक है, गुआवा, एक्सेट्रा, ये फ्लेसी फ्रूट है। दूसरा वाला जो, ये पहला एग्जाम्पल है फ्रूट का, ठीक है। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है मैं बोलती हूँ कि फाइब्रस फ्रूट है, फाइब्रस मतलब फाइब्रस होगा, जैसे कोकोनट में, कोकोनट में जो एंडोस्पर्म आपका एंडोकार्प, मेसोकार्प, एपिकार्प होता है वो पूरा फाइब्रस होता है। कोकोनट का हम एडिबल पार्ट क्या, कौन सा पार्ट खाते हैं, बताया ना अभी, हेलोबियल टाइप ऑफ योर क्या फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, उसी को तो हम खाते हैं ना, द कर्नेल एंड द वाटर, ओके। सो दैट इज, कोकोनट में फाइब्रस होता है। तीसरा टाइप ऑफ जो फ्रूट होता है दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट है दैट इज नॉट डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी, ओके। ओवरी में, लोक्यूल में जो फ्लैश जमा नहीं होते हैं उसमें कोई फ्रूट नहीं बनता है, rather the other part of the plant or flower they get into formation of the fruit। उसमें एग्जाम्पल होता है एप्पल, और एक होता है स्ट्रॉबेरी, और एक एग्जाम्पल होता है आपका कैश्यू नट, काजू, काजू बादाम, ठीक है। एप्पल में आप देखोगे तो एप्पल ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें बीच में सीड्स होते हैं, और ये जो है ये थैलामस है, दिस इज थैलामस। So thalamus develop into the fruit and there is seed। क्योंकि यहाँ पे जो ओवरी था, ठीक है, वो ओवरी इनसाइड द थैलामस था। तो एक आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, अगर आपने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा है, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ योर अरेंजमेंट ऑफ योर पोजिशन ऑफ द गाइनोशियम और ओवरी पढ़ा है अपना आपने, तो आप इसका आंसर दो मुझे। अगर एप्पल में ये थैलामस पूरा कवरिंग कर रहा है किसको, सीड को, यानी कि कौन से टाइप का जो अरेंजमेंट है, एपिगाइनस है, हाइपोगाइनस है, या पेरिगाइनस है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर दो कि कौन सा टाइप ऑफ अरेंजमेंट में ऐसे थैलामस कंप्लीटली कवर कर सकता है योर ओवरी को, ठीक है। सो ये थैलामस, दिस इज इन केस ऑफ एप्पल, दिस इज द फ्रूट वी आर ईटिंग, द एप्पल fruit is actually the thalamus, it is fleshy and edible, okay। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, स्ट्रॉबेरी में आप देखोगे तो वही थैलामस एडिबल है, लेकिन सीड आपको ऊपर देखने को मिलेगा इन ऑन द थैलामस, एंड दैट सीड इज इन फॉर्म ऑफ एक्टिनी। जैसे एक्टिनी हो जाता है ना, छोटे छोटे दाग हो जाते हैं, वैसे छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स होते हैं। और हम एडिबल पार्ट किसको खाते हैं, यहाँ पे भी थैलामस को ही खाते हैं हम, ठीक है। और कैश्यू नट में अगर अगर आप देखोगे तो फ्रूट कुछ ऐसा होता है, और नीचे उसका सीड होता है ऐसे, ठीक है, ये सीड है, और ये ऊपर वाला फ्रूट है। ये भी फ्रूट नहीं है, ये भी क्या है, थैलामस है, ठीक है। ये भी फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और लास्ट पार्ट में हम आ जाते हैं इस लेक्चर का, और ये पूरा चैप्टर का लास्ट पार्ट है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, वेरी इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर। मिनिमम आपको 4-5 क्वेश्चन चैप्टर से मिल जाएंगे। लास्ट पार्ट है पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो एक फ्रूट होता है जो कि पार्थेनोकार्पिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है फ्रूट, फ्रूट फॉर्मेशन हुआ विदाउट सीड फॉर्मेशन, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन से, बिना सीड फॉर्मेशन से क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीडलेस फ्रूट, क्या बोलेंगे, सीडलेस फ्रूट। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये नेचुरली दिखाई देता है, ठीक है। नेचुरली आपको क्या मिलेगा इसमें, एग्जाम्पल बनाना, बनाना, बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं जैसे वाटरमेलन है, उसमें जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, वो बहुत दिक्कत करते हैं खाने में, ठीक है। अगर हमको ये टेक्निक पता चल जाए कि हाउ द प्लांट नेचुरली डज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फॉर्मेशन, देन हमको क्या मिल जाएगा कि हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हैं आर्टिफिशियली बाय इंट्रोड्यूसिंग सम हार्मोन्स और सम केमिकल्स, ओके। और ऑलरेडी आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बन रहा है, ठीक है। एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन एंड जिबरेलिन, इसको
यूज करके हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हैं। और हमको तो वैसे भी पता है कि ऑक्सिन इज यूज्ड इन पार्थेन फॉर्मेशन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। हमने इसको कहाँ पे पढ़ा था, हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था। समझ में आ रहा है? सो यू कैन यूज ऑक्सिन एंड जिबरेलिन टुगेदर टू मेक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और सिर्फ ऑक्सिन को भी यूज कर सकते हो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होता है। लेकिन कुछ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, आप कुछ फ्रूट को आप पार्थेनोकार्पिक नहीं बना सकते, जैसे प्रोमीग्रेनेट है, उसको पार्थेनोकार्पिक बनाओगे तो पूरा जो एडिबल पार्ट है वो पूरा वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें हम सीड का जो थोड़ा सा ऊपर फ्लेसी कवरिंग होता है उसी को हम खाते हैं। समझ में आ रहा है? सो इन दैट केस देयर आर different type of fruit. One is true fruit, one is fibrous fruit, false fruit, and there is parthenocarpic fruit. इनमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा, false fruit का एग्जाम्पल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल, ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल आपको कॉलम मैच द कॉलम में दे सकता है, और उसको मैच करके ऑप्शंस चूज करोगे। ये चैप्टर पूरा यहाँ पे खत्म होता है। और आप समरी पढ़ना, समरी में एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, एचिस्पोरियम एक वर्ड है समरी में, ठीक है। एचिस्पोरियम क्या होता है मैं बता देती हूँ। एचिस्पोरियम होता है आपका स्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। जब आपका पोले जो मेगास्पोर मदर सेल बनता है वो कुछ कोई एक सेल से बन सकता है और डायरेक्टली बन सकता है। जो सेल से वो मेगास्पोर मदर सेल फॉर्मेशन होता है, माइटोटिक डिवीजन ऑफ दैट सेल फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल, पोटेंशियल मदर सेल, उसको बोलते हैं एचिस्पोरियम। ये समरी वाला जो वर्ड है, ठीक है, क्योंकि हम नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी, सो वी हैव टू रीड, वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर विथ इट्स साइंटिस्ट नेम एंड इट्स देयर वर्क, एंड विथ ऑल्सो विद द समरी। कुछ वर्ड समरी में होते हैं जो क्वेश्चन में आ सकता है, एंड इस चैप्टर में आपको मैं वो वर्ड बता दिया, एचिस्पोरियम, ठीक है, याद कर लेना यह वर्ड, ठीक है। और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट 2025 में आने वाला है, और नेक्स्ट सेक्शन में वो मैं कंप्लीट करूंगी। और नेक्स्ट सेक्शन में मैं इसके बाद जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आपको लगता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसमें से आता है, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ये सब। और नेक्स्ट मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फोटोसिंथेसिस। और इस चैप्टर का क्वेश्चन वाला वीडियो भी आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2025 एग्जामिनेशन। थैंक यू।